हेलो एवरीबॉडी आई वेलकम यू ऑल बैक टू प्रयोग आईएएस। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह और आज हम यूपीएससी के हिस्ट्री मेंस पीवाईक्यू डिस्कशन को वापस से रिज्यूम कर रहे हैं, जिसके अंदर ये जो हमारा सीरीज है इसमें हम 2013 से लेके 2024 तक के यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसके बेसिस पे हम आपका कंटेंट डेवलप करने की कोशिश करेंगे एंड इसके साथ साथ यूपीएससी जो भी सवाल पूछता है उसके डिमांड को फुलफिली कैसे एड्रेस करना है और अपने मेंस के मार्क्स को कैसे मैक्सिमाइज करके अपना नाम इंटरव्यू के लिस्ट में सुनिश्चित करना है, इसके ऊपर हमारा प्रयास है। इसी के साथ साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर भी हम काम करेंगे, जिसके वजह से आप 7 से 8 मिनट में किस हिसाब से सही मायने में यूपीएससी के आंसर को लिख सकें। ये डिस्कशन सीरीज आपके स्टेट लेवल के पीसीएस एग्जामिनेशंस के अंदर भी काम आएगा साथियों। इसके अलावा आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, जिसका चैनल नेम है हिस्ट्री बाय वीर प्रताप सिंह। इसके अंदर मैं बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको देता हूं, जिसको आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के मेंस के एग्जामिनेशन में यूज करके अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आज जो हम सवाल के बारे में डिस्कस करेंगे वो 2013 का पीवाईक्यू है, जिसमें हम बात करने वाले हैं टाशकेंट अग्रीमेंट के बारे में। साथियों, ये जो सवाल है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का सवाल है, जिसके अंदर अब सवाल को अगर हम डिस्कस करें तो आप अगर इसको पढ़ें तो एनालाइज द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द टाशकेंट अग्रीमेंट इन 1966, डिस्कस द हाइलाइट्स ऑफ द एग्रीमेंट। अब इस सवाल को हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, बट सबसे पहले इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये सवाल जो है ना साथियों, ये दो भागों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला ये स्टेटमेंट है एंड सेकेंडली ये स्टेटमेंट है। अपने को हमेशा कभी भी कोई क्वेश्चन को समझना है तो उसको स्टेप बाय स्टेप हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में यूपीएससी से पूछना क्या चाहता है। सेकेंडली हमें ये हमेशा देखना होता है कि यूपीएससी उसमें कौन सा टेल वर्ड यूज कर रहा है, जैसे कि क्रिटिकली एग्जामिन, डिस्कस, एनालाइज, ठीक है, या इलेबोरेट, ये सारे टेल वर्ड्स हो जाते हैं और टेल वर्ड्स के हिसाब से हमें अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना होता है। क्योंकि अगर आप टेल वर्ड के हिसाब से आंसर स्ट्रक्चर नहीं करेंगे मतलब आप यूपीएससी के क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल आप नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत ज्यादा कम हो सकते हैं। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन साथियों, यहाँ पर मेन एजेंडा क्या है, पूछा जा रहा है टाशकेंट अग्रीमेंट के बारे में कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसके वजह से टाशकेंट अग्रीमेंट हुआ, और अगर हुआ भी तो इस अग्रीमेंट के हाइलाइट्स क्या थे। ठीक है, ये दो चीजें हैं, एक तो सर्कमस्टांसेस हैं और वो अग्रीमेंट के हाइलाइट्स क्या हैं। बट हमें क्या करना है कि इन सर्कमस्टांसेस को हमें एनालाइज करना है और जो भी हाइलाइट्स है उसको हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे एंड देन सेकेंडली डिस्कस वाले एस्पेक्ट को एड्रेस करेंगे। अब अगर मैं सबसे पहला वाला कंपोनेंट को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं ये वाले कंपोनेंट को, तो टेल वर्ड क्या है साथियों, इसका टेल वर्ड है एनालाइज। अब एनालाइज मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको ये बताना है कि भाई ऐसे व्हाट वर दी सर्कमस्टांसेस जिसके वजह से एक तो टाशकेंट अग्रीमेंट हुआ, ठीक है, व्हाट वर दी सर्कमस्टांसेस एंड व्हाई वर दोज सर्कमस्टांसेस देयर। अगर आप इन दोनों चीजों को एड्रेस कर पाए तो मतलब आपने सबसे पहले कंपोनेंट को एड्रेस कर लिया। दूसरा, अगर हम डिस्कस वाले कंपोनेंट की बात करें तो डिस्कस मतलब हमें हमेशा पता रहता है साथियों कि यहाँ पर हमें प्रोज के बारे में भी बात करनी है और कॉन्स के बारे में भी बात करना है। हाउएवर क्योंकि टाशकेंट अग्रीमेंट अपने आप में ही एक अच्छा अग्रीमेंट था जिसके वजह से पीस को सुनिश्चित किया जा सका, इसी वजह से हमें प्रोज के ऊपर थोड़ा ज्यादा एम्फोसिस करना है, कॉन्स के ऊपर एम्फोसिस कम करना है। क्योंकि सिविल सर्विसेज जो है इट इज ऑलवेज अबाउट बीइंग पॉजिटिव इन नेचर, मतलब क्रिटिकली पॉजिटिव इन नेचर। ऐसा नहीं है कि हमें पूरा ही पेसिमिस्टिक एटीट्यूड होना चाहिए, बट यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड की बात होती है। तो इसके वजह से कीपिंग दैट इन माइंड हमें पॉजिटिव के ऊपर थोड़ा ज्यादा एम्फोसिस रखना पड़ेगा और कॉन्स के ऊपर हम 2 से 3 पॉइंट ऐसा दे सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। अब स्टार्टिंग विद द आंसर, इस आंसर में हमारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सबसे पहले हम पहले वाले एस्पेक्ट को एड्रेस करेंगे एंड देन हम डिस्कस पे जाएंगे। अब एनालाइज वाले एस्पेक्ट में हमें क्या करना है, तो अब अगर मैं इंट्रोडक्शन की पहले बात करूं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, ठीक है, उसके बाद जाके जो सर्कमस्टांसेस हैं जिसके वजह से ये हुआ वो आएगा, देन डिस्कस वाले एस्पेक्ट में जो हाइलाइट्स हैं वो आएंगे एंड देन उसके बाद ये अग्रीमेंट हुआ। ऑलराइट, इसके कुछ कॉन्स भी होंगे। अब हाइलाइट्स के अंदर ही हम पॉजिटिव्स की लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे एंड देन उसके बाद हम कॉन्स लिखेंगे एंड देन फाइनली हम कंक्लूड करेंगे आंसर को। तो अगर ये आंसर 15 मार्क्स का है तो ये सारी चीजें आएंगी, बट अगर ये 10 मार्क का है मतलब 2 पेज में आप इतने सारी चीजें तो लिख नहीं सकते हो।
तो जाहिर सी बात है इसमें आपको क्लब करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज आपको सर्कमस्टांसेस में 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। पॉजिटिव ये मतलब 3 से 4 पॉइंट इसमें आएगा, पॉजिटिव जो हाईलाइट्स है उसके अंदर 5 से 6 पॉइंट आएगा, कॉन्स में आप कॉन्स को ही आप कंक्लूजन बना सकते हो वैसा, एंड देन यू कैन गिव अ पॉजिटिव कंक्लूजन वैसा, मतलब कॉन्स के साथ साथ आप एक पॉजिटिव एंड फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन बना सकते हो, ठीक है। तो मेजर एम्फेसिस यहाँ पर 10 मार्क में 4 पार्ट्स होंगे, वेराज जो 15 मार्क का रहेगा उसमें 5 पार्ट्स हो जाएंगे। ऑलराइट, सो नाउ इफ वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन साथियों, तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमारा यहाँ पर मेन एजेंडा क्या है। देखिए, टाशकेंट अग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है। नॉर्मली अगर कोई एस्पिरेंट रहेगा वो क्या लिखेगा कि भाई टाशकेंट अग्रीमेंट जो है वो सबको पता है कि भाई इंडो पाकिस्तान वॉर्स के बाद इसको करा गया था इन द टाशकेंट एरिया, एंड इट वाज ब्रोकन बाय द यूएसएसआर, दैट इज द सोवियत यूनियन। ओके, इसी पर्टिकुलर टाइम पे वो एक आर्मिस्टिस था जिसकी वजह से वॉर को रोका गया एंड पीस को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था। तो मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स विल राइट दिस। हाउएवर, इसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमें सर्कमस्टांसेस और हाइलाइट्स की भी बात थोड़ी बहुत हमें वेग मैनर में यहाँ पर लिख देना इंट्रोडक्शन में, ताकि हम जो है क्वेश्चन के मेन एसेंस को फुलफिल कर सकें। क्योंकि एसेंस सिर्फ टाशकेंट अग्रीमेंट नहीं है, बट एसेंस जो है वो सर्कमस्टांसेस एंड हाइलाइट्स भी इसका एसेंस है। All right. So we also need to give a little bit of information about these two aspects also. मतलब इसके बारे में कुछ ना कुछ तो बात कर ही लो वैसा। All right. So अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो द टाशकेंट अग्रीमेंट इट वाज एन आर्मिस्टिस दैट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1966। मतलब देखो यहाँ पर मैं फैक्ट दे रहा हूँ, अपने आंसर को मैं वैलिडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ बाय द फैक्ट, एंड इट वाज ब्रोकर्ड बाय सोवियत यूनियन। सो दिस इज द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट सोवियत यूनियन जो मैंने दिया। इसके वजह से एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि हाँ भाई मेरे पास ज्ञान है। इसके अलावा द एम, ठीक है, द एम। अब यहाँ पर एम मतलब क्या हो गया कि हाइलाइट्स क्या थे। हाइलाइट्स को मैंने किससे एड्रेस कर लिया, एम से एड्रेस कर लिया। एम क्या था, टू रिस्टोर नॉर्मलसी एंड पीसफुल रिलेशंस बिटवीन बोथ कंट्रीज। अब बोथ कंट्रीज एग्जामिनर समझ जाएगा, दैट इज इंडो पाक। The agreement was a result of many factors and circumstances. अब circumstances भी मैंने बात कर ली, ठीक है। अब यही circumstances का मेरा सबसे पहला कंपोनेंट है, तो अब मैं circumstances को मैं यहाँ पर उसको elaborate करूंगा। अब ये elaborate करने से पहले मैंने एग्जामिनर को बता दिया कि भाई बहुत सारे फैक्टर्स एंड सर्कमस्टांसेस थे, और फिर जाके मैं elaborate कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पर एग्जामिनर का एक फ्लो मैंने मेंटेन करने की कोशिश करी है। तो हमेशा साथियों आंसर के अंदर आपने देखना है कि फ्लो कैसे मेंटेन रखना है। अब दूसरा बात क्या है, जैसे अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस देखे रहेंगे, मैं हमेशा बात करता हूं आंसर के अंदर एक तो डायरेक्ट डिमांड क्या है और एक तो इनडायरेक्ट डिमांड क्या है। डायरेक्ट डिमांड यहां पर क्या था कि अपने सर्कमस्टांसेस और हाइलाइट्स के बारे में बात करना है, बट इनडायरेक्ट डिमांड क्या है, दैट इज द टाशकेंट अग्रीमेंट। सो ये जो टाशकेंट अग्रीमेंट था वो हुआ था 1966 में। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर ये बोला ही क्यों जा रहा है कि 1966 में ये अग्रीमेंट हुआ, मतलब यहाँ पे टाइमलाइन देने की कहीं ना कहीं बात हो रही है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन के बाद आप एक ऐसा माइक्रो डायग्राम बना सकते हैं जिससे आप एग्जामिनर को बता सकते हैं कि भाई कौन से ऐसे इवेंट्स थे जो जिसके बाद जाके ये टाशकेंट अग्रीमेंट फाइनली हुआ। ऑलराइट, सो इसके अंदर एंड क्योंकि ये इंडो पाकिस्तान वॉर से एसोसिएटेड है, तो आप ऐसे कुछ इवेंट्स की बात कर सकते हैं, जैसे कि अप्रैल 1965 में ऑपरेशन डेजर्ट हॉक शुरू किया गया था बाय द पाकिस्तान आर्मी, जिसमें इन्होंने रैन ऑफ कच्छ के वो जो बेल्ट है उसके ऊपर अटैक किया। उसी के साथ साथ जो पाकिस्तान था वो कश्मीर के अंदर 30,000 उसने ट्रेंड इन्फिल्ट्रेटर्स को वहां पर डाला ताकि वो कश्मीर के अंदर थोड़ा अनरेस्ट क्रिएट कर सके, एंड फाइनली ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम स्टार्ट किया गया बाय द पाकिस्तान आर्मी, जिससे उन्होंने सीधा सीधा इंडिया के आर्मी बेसिस के ऊपर अटैक करना शुरू हुआ, जिसके वजह से ये जो वॉर था ये ऑफिशियल हो गया था। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इज बाय द टाइम पीरियड ऑफ सितंबर अक्टूबर टेंशन्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, एंड देयर वर वेरियस फैक्टर्स जिसके वजह से फाइनली टाशकेंट अग्रीमेंट किया गया। तो ये एक टाइमलाइन बनाया जिसमें एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि हाँ भाई इसने मतलब अगले को पता है कि किस हिसाब से आंसर लिखना है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सर्कमस्टांसेस साथियों, तो सर्कमस्टांसेस में आपने नॉर्मली लिखना है कि भाई ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस थे। सबसे पहला तो इंडो पाकिस्तान टेंशन, अब वॉर ही इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में चल रहा था। सो ये जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच का जो वॉर है उसके अब क्यों ही ये टेंशन्स क्यों बढ़ गए इंडिया और पाकिस्तान में, क्योंकि कुछ फैक्टर्स रहे होंगे जिसकी वजह से इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स हुए। सबसे पहले तो पार्टीशन इश्यूज थे, ठीक है, पार्टीशन के टाइम पे। देन
लैंड डिस्प्यूट से मतलब एरिया के डिस्प्यूट से, दैट इज द कश्मीर इशू। पाकिस्तान को चाहिए था कश्मीर आपके नहीं पास, लेकिन इंडिया के पास था, इसकी वजह से उसने ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत करी यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर इंडस वाटर डिस्प्यूट 1962 के अंदर ही वो करने का प्रयास किया गया था, मतलब उसी समय से इंडस वाटर का इशू चल रहा था। एंड इसके अलावा जो ऑपरेशंस पाकिस्तान कंडक्ट कर रहा था अपने हिस्टोरिकल इश्यूज और या हिस्टोरिकल टेंशंस की वजह से, उसके वजह से फिर जाके बहुत ज्यादा लॉसेस होने लग गए, बहुत ज्यादा लॉसेस होने लग गए दोनों भी साइड पे। एंड देयर वाज अ मिलिट्री स्टेलमेट जिसमें कोई कोई भी जीतेगा नहीं, ऐसा दिख के आ रहा था। एंड दैट इज द मेन रीजन जिसकी वजह से यहाँ पर ये टाशकंट अग्रीमेंट करने की कोशिश करी गई। सेकेंडली, इंटरनेशनली लोग नहीं चाहते थे या कंट्रीज नहीं चाहती थी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो, क्योंकि एक रीजन के वॉर में शायद पूरी दुनिया झुलस सकती है। एंड द वर्ल्ड हैड विटनेस्ड वर्ल्ड वॉर 2 उसी टाइम पे, एंड 1962 में द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे द वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता था। सो इन ऑर्डर टू अवर्ट दिस टेंशन, क्या किया गया, इंटरनेशनल लोगों ने, इंटरनेशनल पार्टीज ने यहाँ पर पीस कराने की शुरुआत करी। और उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन था, दैट इज द यूनाइटेड नेशंस, जिसने रेजोल्यूशन 211 के तहत सीज फायर करवाने की कोशिश करी। अब साथियों ये जो है ना, ये पूरा फैक्चुअल है जिसके नोट्स आपके पास बने रहेंगे, बस आपको इसको ऑर्गेनाइज करके यहाँ पर लिखना है। सेकेंडली, यूएसए और यूएसएसआर भी नहीं चाहता था ये जो पर्टिकुलर वॉर हो, क्योंकि उस टाइम पे कोल्ड वॉर का फेज चल रहा था। एंड शायद वो कोल्ड वॉर के फेज में यहाँ पर दोनों कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, एंड वो नहीं चाहते थे कि ये जो वॉर है वो और ज्यादा एस्केलेट हो। एंड उसी के तहत यूएसएसआर ने क्या किया, उस टाइम पे मीडिएशन एफर्ट्स लाए, जिसकी वजह से दोनों पार्टीज पाकिस्तान और इंडिया टाशकेंट में मिले, एंड फाइनली इन्होंने वो अग्रीमेंट साइन करी, दैट इज द टाशकेंट अग्रीमेंट। इसके अलावा दूसरे और सर्कमस्टांसेस थे, दैट इज वॉर की वजह से इकोनॉमिक इश्यूज थे, दैट इज इन्फ्लेशन हो रहा था, ठीक है, कॉस्ट बढ़ रहे थे, कंट्रीज के जो रिजर्व्स थे वो खत्म हो रहे थे, मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ रहा था, ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं हो पा रहा था, तो ये सारे अलग इकोनॉमिक इश्यूज थे। पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स में बात करें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, लोगों का जो ट्रस्ट था ऑन दी गवर्नमेंट वो कहीं ना कहीं कम हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर अगेन रीजनल फोर्सेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, इंटरनल इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो ये सब भी इश्यूज थे जिसके वजह से ये डिसाइड किया गया कि भाई टाशकेंट अग्रीमेंट करना पड़ेगा और इस वॉर को खत्म करना पड़ेगा। सो फाइनली 1966 में टाशकेंट अग्रीमेंट किया गया। एंड इसके मेजर हाइलाइट्स क्या थे, अब अगर आपको हाइलाइट्स नहीं पता है तो कोई भी वॉर को जब खत्म करना होता है और अग्रीमेंट करना होता है तो उसके मेजर हाइलाइट्स क्या होंगे, कि भाई एक तो वॉर को रोकना है, दूसरा दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक एफर्ट्स स्टार्ट करने हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर है जिसको कैप्चर किया गया है उनके साथ सही बर्ताव करना है। इसके अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर काम करना है, क्योंकि अगर ट्रेड होगा तो वॉर नहीं होगा। इसके अलावा नॉन इंटरफियरेंस होना चाहिए एक दूसरे के कंट्री के अफेयर्स में, जैसे पाकिस्तान कश्मीर के अंदर मेडल करता है वैसा नहीं करना चाहिए उसने मेडलिंग, ऑलराइट। सो ये सारी चीजें जनरली कोई भी वॉर को खत्म करने के लिए यहाँ पर ये सारी चीजें होती है। तो अगर आपको एक्चुअल में हाइलाइट्स नहीं पता है तो भी आप अगर ऐसे जनरलिस्टिकली ये पॉइंट्स लिखते तो भी आपको नंबर मिलेंगे, ऑलराइट। हाउएवर यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी वैलिडेटेड वाले पॉइंट्स दिए हैं जिसके अंदर डेटा वगैरह दिया गया है, एंड वही चीज है जो मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस करी, ऑल दीज हाइलाइट्स आर दी सेम। ओके, नाउ ये जो पोर्शन है ये सेकंड वाला पार्ट था, दैट इज डिस्कस दी हाइलाइट्स। अब डिस्कस है तो यहाँ पर मैंने ये प्रोज है, ठीक है, दीज आर दी प्रोज ऑफ द अग्रीमेंट। हाउएवर इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप कॉन्स भी लिख सकते हैं, मतलब 2 से 3 पॉइंट कॉन्स का, कि 1965 का ये जो वॉर था वो एंड टाशकेंट अग्रीमेंट 1966 का आगे के वॉर दैट इज 1971 एंड 1999 का इंडो पाकिस्तान वॉर नहीं रोक पाया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से ये भी एक इशू था कि पाकिस्तान की जो नफरत है इंडिया के प्रति वो भी कम नहीं हुई। इसके अलावा जो रीजनल ग्रुपिंग्स है वो यहाँ पर देखने को मिला इसके आगे, मतलब टाशकेंट अग्रीमेंट इट वाज आल्सो अ फेलियर टू नॉट स्टॉप द रीजनल ग्रुपिंग्स, दैट इज 1971 के वॉर में चाइना एंड यूएसए सपोर्ट किसको कर रहे थे, पाकिस्तान को, वेयर एज यूएसएसआर सपोर्ट किसको कर रहा था, इंडिया को। तो ये 2 से 3 पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हो इन दी कॉन्स, एंड देन फाइनली आप कंक्लूड कर सकते हो। अब कंक्लूजन के अंदर आप क्या कर सकते हो, कि जो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा ना कि टाशकेंट अग्रीमेंट के बारे में, उसी के बारे में अब यहाँ पर हमने कॉन्स लिखा, तो कॉन्स के बाद हम लिख सकते हैं कि इट वॉज एन इनिशिएटिव
by the global world to restore peace and normalcy in the regional level, in the regional diplomacy of the countries which can sustain which can sustain peace in the longer time period. मतलब क्या हो जाता है ना कि फिर अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव और न्यूट्रल एस्पेक्ट से अगर आप लिखते हो कॉन्स के बाद, ठीक है, डिस्पाइट द कॉन्स इसके ये पॉजिटिव थे, चीजें पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे, तो वही आपका कहीं ना कहीं कंक्लूजन हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, ठीक है, एंड इसके अलावा आप बस इंट्रोडक्शन को ही एक्सटेंड कर सकते हो इन अ मच मोर पॉजिटिव मैनर एंड देन यू कैन कंक्लूड हियर। सो मैंने यहाँ पर कंक्लूजन का ऑप्शन ब्लैंक रखा है क्योंकि पहले मैंने बहुत सारे कंक्लूजन डिस्कस करे, तो अब आप इसका कंक्लूजन लिखने का कोशिश करिएगा। सो विद दिस आई थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, एंड अगर आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा चाहिए, so you can just comment on it and we can look into it, and do like, share and subscribe if you like it. Do spread a word. Thank you everybody for watching this series. Again, thanks from Prayoga IAS.